इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जो कि आपको डेफिनेटली पढ़ के जाने हैं फॉर द सीवीटी एलएलएम एग्जाम, जो कि आपका अभी बस एक महीने ही दूर अभी रह गया है। इसके अंदर हम लोग बात करेंगे फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और फैमिली लॉ। साथ में मैं आपसे थोड़े से सैंपल क्वेश्चंस भी और थोड़े से वो भी डिस्कस करूंगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो पेपर में। आपको जो पढ़ाई करनी है तो वो किस तरीके से आपको सेट करनी है, किस तरीके से आप अपना बना के चल सकते हो। इसके अलावा अगर आप सीवीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आप चाहते हो कि आपको एक अच्छा मॉक पेपर सीरीज मिले जिसमें कि काफी स्टूडेंट्स पहले से एनरोल्ड हैं, जिससे कि आपको ये पता चले कि आपकी प्रिपरेशन किस तरीके की है, तो आप हमारा संभव लॉ का जो मॉक टेस्ट सीरीज है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो कॉस्ट है इसकी केवल 799 में आपको 20 मॉक पेपर्स मिलते हैं। और लास्ट ईयर के पेपर्स दिल्ली जो आपका एलएम था या फिर बीएचयू एलएम था उसके भी हम लोगों ने थोड़ा सा इसमें प्रोवाइड करे हैं। तो अगर आपको एनरोल करना है तो आप जरूर से एनरोल कर सकते हैं, नीचे आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अब चलिए बात करना शुरू करते हैं सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के साथ कि आपको क्या क्या डेफिनेटली पढ़ के जाना है। अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की जब हम लोग बात करते हैं एज अ सब्जेक्ट और उसमें हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की भी अगर उसमें थोड़ा सा करते हैं तो आपके यहाँ पे 5 से लेके 6 क्वेश्चन पेपर के अंदर बनना सीधे सीधे यहाँ पे तय होता है कि आएगा। तो इट इज अ क्वाइट अ बिग अमाउंट। तो आपको इस सब्जेक्ट को अच्छे से करना है और जब आप इसको कर रहे हो तो आप जब सिलेबस खोलोगे तो सिलेबस के अंदर आपको 3 4 5 यूनिट दिखेंगी जिसमें अलग अलग चीजें दी हैं। अब यहाँ पे क्या किया गया है कि सिलेबस में फंडामेंटल राइट्स को बस एक नाम दे दिया, एक छोटा सा बस लिख दिया, लेकिन हम सबको पता है कि फंडामेंटल राइट्स अपने आप में कितना बड़ा एक टॉपिक है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट फंडामेंटल राइट्स, आपको जो आपके 6 फंडामेंटल राइट्स है ना वो सारे करने हैं। आपको यहाँ पे आर्टिकल जो 12 है, आर्टिकल जो 13 है, उन दोनों को भी करना है। और उसके अलावा आपका आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 32 जितना है और उसके आगे 33 से लेके 35 जितना पूरा है वो पूरा आपको यहाँ पे करना है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट हैज टू बी डन इन अ वेरी वेरी प्रॉपर मैनर। और इसमें जब मैं बात कर रहा हूँ तो इसमें आई एम इंक्लूडिंग बोथ कि आपको केस लॉज भी थोड़े से देख के चल रहे हैं, साथ में बेयर एक्ट की रीडिंग प्रॉपर तरीके से करनी है और अच्छे से ये देख लेना है कि हाँ आपका जो कवरेज है कंसेप्चुअल लेवल पे वो अच्छी हो। बिकॉज जो आपके क्वेश्चंस आते हैं उसके अंदर आपको 1 2 3 4 केस दिए जाएंगे, फिर यहाँ पे उसके रेशियोज लिख के पूछा जाएगा कि भाई मैच द फॉलोइंग करो। तो वहां पे एक जो गेस वर्क होता है ना कि कौन सा किस में, तो अगर मान लो आपको 4 में से 3 केस या 2 केस आते हैं देन इट बिकम्स वेरी क्रूशियल कि आप वहां पे पढ़ के जाओ। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके अलावा आपके जो सेलियंट फीचर्स होते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है और जो बाकी आपकी चीजें कहाँ से लिया गया, क्या उसका सोर्स है, बाकी सारी चीजें वो सारा देख लीजिए। प्रियम्बल हमारा थोड़ा सा देख लीजिए, उसके केसेस जो जुड़े हुए हैं वो देख लीजिए। और सिटीजनशिप जो आपका है ना वो थोड़ा सा देख लीजिए, आर्टिकल 1 से लेके 4 वाला वो थोड़ा अपना देख लीजिए। आपका काम यहाँ पे हो जाना चाहिए मोटा मोटी। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दैट इज द कंसेप्ट ऑफ जुडिशरी, हायर जुडिशरी। इसमें आपका हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को जब हम लोग कंपैरेटिवली यहाँ पे स्टडी करते हैं कि अपॉइंटमेंट किस तरीके से होता है, टर्म्स जो होते हैं वो क्या होता है, रिमूवल प्रोसेस क्या है, जुडिशियल रिव्यू जो आपका 2 to 6 है या फिर 32 है उसमें डिफरेंस क्या है, किस तरीके से वर्क करता है, कौन सी पावर्स हैं यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के पास, कौन सी पावर है हाई कोर्ट के पास, जो आपका स्कोप है, जुरिडिक्शन है, सारी चीजें इनसे जुड़े हुए केसेस ये आपको अच्छे से करके जाने। अपार्ट फ्रॉम दैट एक जो अगला चीज है वो है आपका जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो कि आपका पार्ट 3 में दिया हुआ है ना, आपका आर्टिकल 142 143 सब जो इसमें दिया हुआ है। इसके अंदर आपको ये पूरा करके भी जाना है कि एनफोर्समेंट किस तरीके से होता है फंडामेंटल राइट्स का, एप्लेट जुरिडिक्शन जो सिविल और क्रिमिनल मैटर्स में होता है, जो आपका एसएलपी पड़ती है उसके पहले जो जुरिडिक्शन कैसे मिलता है, क्या होता है, वो सारी चीजें, ओरिजिनल एडवाइजरी जुरिडिक्शन पावर जो होता है 141 में किसी भी उसको डिक्लेयर करने के लॉ, या फिर जो अभी रिसेंट में अभी आपने देखा होगा आर्टिकल 142 का यूज करा गया जिसके के थ्रू यहाँ पे जो 13 के अंदर जो आर्टिकल में एक वो थी, सॉरी सेक्शन जो आपका 13 था जिसमें कि आपकी बात होती है कि भाई 6 मंथ्स का पीरियड होना चाहिए फॉर डिवोर्स वाला, उनको उन्होंने कहा कि खत्म है आज से ये नहीं, आपका वैलिडो का केस में भी आया है। वो चीज थोड़ा सा देख लीजिए कि क्या क्या जजमेंट्स आए, थोड़ा सा अपना ध्यान एक दीजिए, मान लो अगर आ जाए उस तरीके से। फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर जो आपकी है जस्टिस करने की 142 में, जैसा कि मैंने आपको अभी रेफरेंस दिया। और आपका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की जो पूरा एक केस की सीरीज चली आएगी वो देख लीजिए। जुडिशियल एक्टिविज्म वर्सेस रिस्ट्रेंट की जो डिबेट हल्की फुल्की वो देख लीजिए, बिकॉज मेंशन भी था सिलेबस में हल्का सा, तो यहाँ पे इससे क्वेश्चन आने के चांसेस है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं आगे। तो आगे ये वाले जो आपके टॉपिक्स है ना, ये वाले टॉपिक्स आपको थोड़ा सा ना उतना डीप में करना है पर ऊपर ऊपर से करना है। और ये जो आपके टॉपिक्स थोड़ा सा बेयर एक्ट बेस्ड ज्यादा होने वाले हैं, जिसमें कि हम लोग पहले बात करें यूनियन के अंदर प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, यूनियन कैबिनेट। उसके बाद स्टेट्स के अंदर में अगर आप बात करते हो तो फिर आपको ये पैरा मटीरियल थोड़ा अपना हो जाएगा कि आपका गवर्नर हो गया, उसके बाद स्टेट लेजिस्लेचर हो गया, स्टेट कैबिनेट, बाकी चीजें हो गई, मोड क्या हो गया, अपॉइंटमेंट क्या होगा, रिमूवल क्या होगा, पावर्स क्या होगा। ये दोनों में ही आपको देख के चलना है, यूनियन और स्टेट
दोनों का ही आपको देख के चलना है कि ये क्या-क्या रहने वाला है, और साथ में लेजिस्लेटिव रिलेशन जो आपका है यहाँ पे स्टेट और यूनियन का, रिपग्नेंसी हो गया, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन हो गया, टेरिटोरियल की डॉक्ट्रिन हो गई, उसके बाद यूनियन जो स्टेट है, कंकरेंट स्टेट लिस्ट है, बाकी चीजें हैं, इनसे जुड़े हुए केसेस, इनके अंदर जो आपकी बैरक्ट वो जो डॉक्ट्रिन्स है वो थोड़ा सा अच्छे से देख के जाइएगा। और इसके ऊपर वाले दोनों टॉपिक्स के लिए तो आपको बैरक्ट रीडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। सारी की सारी जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है आपके पावर से जुड़े हुए, प्रोसीजर किस तरीके से इलेक्ट होता है, अपॉइंट होता है, क्या पावर होती है वगैरह, वो सब आपको अच्छे से देख के जाना है। इसके बाद थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन जो होती है ना यूनियन और स्टेट्स के बीच में, ठीक है, वो थोड़ा सा देख के जाइएगा कि कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट, इमरजेंसी वगैरह जैसे आपका प्रोविजंस है उसमें किस तरीके से वर्क करता है, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से होता है, वो अपना देख के जाइए। 368 की पावर जो आपका पूरा सीरीज ऑफ केसेस है उसके अंदर वो थोड़ा सा देख लीजिए। और साथ में एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स जो है आपके, उसका नेचर, अपॉइंटमेंट, कॉम्पोजिशन, पावर जो यहाँ पे दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उस वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से अपना कर लीजिएगा। ये इस बार मेरे हिसाब से थोड़ा सा चांस है यहाँ पे आने का कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में। इसके आगे हम लोग बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की। कॉन्स्टिट्यूशन मैंने बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो जो मैंने टॉपिक्स बताए हैं वो आपको अच्छे से पढ़ के जाने हैं। इसके बाद जो बचे हुए टॉपिक्स होंगे अगर आप उनको नहीं भी करते हो या फिर अगर ऊपर से ग्लांस भी ले लोगे तो चलेगा। अब बात हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की करते हैं, तो एडमिन लॉ के अंदर देखिए आपका जो रहता है ना, आपका इंट्रोडक्शन एंड एवोल्यूशन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, थोड़ा सा बेसिक्स, फिर उसका रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, मतलब आप समझ लीजिए शुरुआत जो होती है इंट्रोडक्शन वाला पार्ट होता है वो थोड़ा सा आपको देखना है। नेचर, उसके बाद सेपरेशन ऑफ पावर्स, इजी टॉपिक है, रूल ऑफ लॉ, फ्रेंच सिस्टम, काउंसिल या स्टेट्स वाला, वो थोड़ा सा देख लीजिएगा। हिस्ट्री थोड़ा सा क्या हुआ था, कैसे हुआ था, किसने क्या बुक लिखी, कैसे हुआ, क्या हुआ, थोड़ा सा वो देख लीजिए। फिर आपके फंक्शंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में डायरेक्शन और डिस्क्रिशनरी अथॉरिटी जो पावर्स होती है वो होती है। फिर लेजिस्लेटिव पावर जो होती है, एडमिनिस्ट्रेशन में किस तरीके से डेलीगेटेड लेजिस्लेशन दिया जाता है, सब डेलीगेशन क्या होता है, और जो बाकी डॉक्ट्रिन्स होती हैं, बाकी चीजें होती हैं, वो थोड़ा सा देख लीजिए। पार्लियामेंट्री कंट्रोल जो होता है एग्जीक्यूटिव एक्शन का, जुडिशियल कंट्रोल जो होता है एग्जीक्यूटिव एक्शन का, इस थोड़े से डॉक्ट्रिन के ऊपर और इस सब चीजों के ऊपर थोड़ा सा अच्छे से पढ़ाई और काम अपना करिए। इसके अलावा आपके रिव्यू जो होता है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन का, इन 3-4 चीजों पे आपका अच्छा से होना चाहिए। फिर जुडिशियल रिव्यू, रिट जुरिसडिक्शन, परमिसिबिलिटी जो होती है रिट जुरिसडिक्शन की वो, फिर जो आपके नेचुरल जस्टिस है, फेयरनेस है, और जो उसके एक्सेप्शंस है नेचुरल जस्टिस, तो मतलब थोड़ा सा ठीक से करिए। फिर आपका एस्टॉपेल, लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन, कॉशियस लायबिलिटी ऑफ स्टेट, ये थोड़ा सा ऐसे चीजें हैं जो कि आपको एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में कायदे से मिलेंगी, उसको भी आपको थोड़ा सा करके जाना है। और जो प्रिविलेजेस होते हैं स्टेट के, राइट टू इन्फॉर्मेशन, अकाउंटेबिलिटी, पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन, डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर, प्रोपोर्शनैलिटी, ये डॉक्ट्रिन थोड़ा सा देख के जाइए। थोड़ा सा ये यहाँ पे ना जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ थोड़ा सा मिक्स है, इसीलिए यहाँ पे आपको ना दोनों को रिलेट करके चलना है कि एडमिन लॉ में भी किस तरीके से यहाँ पे कवर करा है और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में भी किस तरीके से कवर करा है। थोड़ा सा मिला के पढ़ोगे तो सही रहेगा। इतना आपको एडमिन लॉ में करना है, उतना आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में करना ही करना था। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी डन। इसके बाद हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा फैमिली लॉ की। पहले शुरुआत हम लोग करेंगे हिंदू लॉ से, ठीक है। हिंदू लॉ में सबसे पहले आपका सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ वो आप देख के जाइए भैया, कि स्मृति है, मिताक्षर भागा, स्कूल्स ऑफ थॉट है, उसके क्या डिफरेंशिएशंस हैं, क्या क्या उसके अंदर चीजें हैं जो कि होती हैं रिलेटेड टू कोपासनरी राइट्स और बाकी सारी चीजें। उसके बाद कौन कौन से आपके कंसेप्ट है धर्म का, फिर इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज एज पर जो आपके शास्त्र है, मनु ने क्या बोला, ये क्या वो क्या, और उसके अंदर फिर आप धीरे से उसके बाद आ जाइए हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर। इसके अंदर देखिए जो कि ये एक्ट थोड़ा सा बड़ा है, तो थोड़ा सा आपको देख के चलना है कि आप केवल उन्हीं चीजों को पढ़ो जो कि मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले एसेंशियल्स ऑफ हिंदू मैरिज जरूर से देख के जाइए। प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, जो उसके एक्सेप्शंस वगैरह होते हैं, सपेंडर रिलेशनशिप, जो कस्टम्स और सेरेमनी होती है, सप्तपदी वगैरह, उसका थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ पे कंसेप्चुअल पार्ट और केस लॉ वाला पार्ट। फिर रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट, सेक्शन 9 आपको देखना है। जुडिशियल डिवोर्स, मैरिजेस वाइडेबल, आपका वैलिड वाली पूरा का पूरा वो, और फिर डिवोर्स का आपको अच्छे से जानना है। आपका 13 उसके आगे जितने आपके सेक्शन है पूरा का पूरा अच्छे से देख के जाना है। डिवोर्स की थ्योरीज जो आपकी होती हैं, और ग्राउंड्स फॉर डिवोर्स क्या होता है, फॉल्ट थ्योरी क्या होती है, नो फॉल्ट थ्योरी क्या होती है, बाकी सारी चीजें जो आपका बेसिक कंसेप्चुअल पार्ट है, और जो आपका बेराक्ट वाला पार्ट है विद केस लॉज, पूरा आपको देख के जाना है। और कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छे से डेवलप करिएगा, बिकॉज कंसेप्चुअल सवाल यहाँ पे ना काफी ज्यादा पूछे जाते हैं कि ये अगर है तो इसका क्या रिलेशन आएगा, उसका क्या होगा, इसका क्या होगा। दैट इज वेरी वेरी थरली यहाँ पे चेक किया जाता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हिंदू मैरिज एक्ट जब आप पढ़ रहे हो तो ना सिर्फ बेयर एक्ट की रीडिंग बल्कि कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी आपको होनी चाहिए फॉर द प्रोविजंस। उसके बाद आपका मेंटेनेंस का प्रोविजन यहाँ पे जो रहता है उसको आपको देख के चलना है। थोड़ा सा यहाँ पे 125 में भी चले जाइएगा पढ़ते पढ़ते। जब आप सीआरपीसी पढ़ना तो आपको वैसे भी देखना ही है, तो इसमें पेंडेंटल राइट, फिर आपका जो परमानेंट मेंटेनेंस होता है कोर्ट के द्वारा, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स रिगार्डिंग मैरिटल डिस्प्यूट्स, जो आपके मैट्रिमोनियल रेमेडीज होती है, क्या क्या मिलती है वो सारा देख लीजिए। फिर आपके जो मैरिटल ऑफेंसेस होते हैं जिसमें कि आपको थोड़ा सा रिलेशन आईपीसी के साथ जाएगा, तो इसके अंदर आपका मैरिटल क्रुएलिटी, फिर आपका डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ हेरेडिटरी, जोसेफ शाइन वाला थोड़ा सा देख लीजिए। आपका डाउरी,
ब्राइट बर्निंग एक्सेट्रा, जो उसकी थोड़ी हिस्ट्री है, कैसे हुआ, क्या हुआ, डेवलपमेंट क्या रहा, वो थोड़ा सा देख लीजिए। फिर आप जब बात करते हो हिंदू सक्सेशन एक्ट की, तो यहाँ पे मिताक्षरा दयाभागा स्कूल्स के अंदर फॉर्मेशन जो आपकी इंसिडेंट्स है, क्या क्या आगे है, बाकी चीजें वो। फिर आपका HUF और जॉइंट हिंदू फैमिली में कर्ता को पार्टनर्स, कर्ता के राइट्स को पार्टनरी कैसे वर्क करती है, बाकी सारी चीजें, वही पावर्स, ऑब्लिगेशन, प्रोविजन। और आपका जो डेट्स और एलिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी होती है, कौन क्या कर सकता है, डॉक्ट्रिन ऑफ पायस ऑब्लिगेशन, पार्टीशन के अंदर नोशनल और एक्चुअल पार्टीशन, जॉइंट फैमिली, उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो सेपरेट कब होती है, वो कब होती है, पार्टीशन किस तरीके से होता है। और उसके अलावा जो रिलीजियस और चैरिटेबल एंडाउनमेंट्स होते हैं, उसको भी थोड़ा सा कंसेप्चुअली अंडरस्टैंड करिए कि सक्सेशन एग्रीमेंट ना काम कैसे करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपका इनहेरिटेंस और सक्सेशन का जो वो है पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, स्त्री धन, जो रूल्स होते हैं, डिविजन ऑफ प्रॉपर्टी किसमें किस तरीके से जाएगा, आइदर इंटरस्टेट होगा या फिर टेस्टामेंटरी सक्सेशन होगा। इसमें भी आपका एक रिसेंट में भी केस आया है, उसको भी थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। फिर इंटरस्टेट सक्सेशन जो होता है, उसके अंदर जो प्रॉपर्टी होती है मेल की डाइंग, अगर मान लो इंटरस्टेट मर जाती है, जो क्लासेस ऑफ फेयर्स होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, जो पूरा है वो होता है, वो थोड़ा सा देख के जाइए। उसके बाद अमेंडमेंट जो आपके हुए हैं, 2005 में अमेंडमेंट हुआ है। उसके अलावा जो चीज है, गिफ्ट्स, बिल्स, आपका पूरा वो थोड़ा सा आपको देख के चलना है। इसके बाद आप अगर बात करते हो हिंदू गार्जियनशिप एंड माइनॉरिटीज एक्ट, आपका हो गया लास्ट आपका। इसमें गार्जियंस जो होता है आपका काइंड, ड्यूटीज और पावर, फिर आपकी कॉम्पिटेंसी कि मतलब कौन बंदा अडॉप्ट कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, वो थोड़ा सा देख लीजिए। फिर आपका सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी जो है आपकी, ये पूरे जो अथॉरिटी बनी है, इसके क्या पावर्स है, फंक्शन है, बाकी चीजें, वो थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ पे मोर देन इनफ रहेगा फॉर हिंदू लॉ, इसके आगे थोड़ा ये लोग नहीं जाएंगे। इसके बाद मैं अगर बात करता हूँ मोहम्मदन यानी कि मुस्लिम लॉ की, तो यहाँ पे पहले हिस्ट्री एंड इंट्रोडक्शन ऑफ इस्लाम थोड़ा सा देख लीजिए। डेवलपमेंट जो होता है इस्लामिक लॉ का, शरीयत लॉ का, वो स्कूल्स ऑफ इस्लामिक लॉ, शिया है, सुन्नी है, दोनों लॉ स्कूल्स क्या है, डिफरेंसेस क्या है, कैसे कैसे वर्क करते हैं। फिर कंसेप्ट ऑफ मैरिज, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें डेफिनेशन, ऑब्जेक्ट, नेचर, एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स जो होती है मैरिज के लिए क्या क्या है। फिर क्लासिफिकेशन जो होती है मैरिज की, वो देख लीजिए, सही, फासिद, बातिल, मुता मैरिज क्या इफेक्ट्स होते हैं, रेगुलर क्या मैरिज होती है, क्या वो होती है, शिया सुन्नी के अंदर क्या कौन सी चीजें एग्जिस्ट करती है, कौन सी नहीं एग्जिस्ट करती, क्या वैलिड है क्या नहीं, वो पूरा देख के जाइए। फिर सोर्सेज में अगर आप आते हो इस्लामिक लॉ के, तो क्या क्या सोर्सेज हैं, कस्टमरी प्रैक्टिसेस क्या है, स्टेट रेगुलेशन किस तरीके से, पॉलीगमी, चाइल्ड मैरिज, प्रीएम्पशन, वक्फ, डावर, ये सारे जितने कंसेप्ट्स हैं तो ये थोड़े बड़े बड़े कंसेप्ट्स, लेकिन इनको आपको एक एक करके देख के जरूर जाना है। बिकॉज मुस्लिम लॉ एक ऐसा आपका बेसिकली समझ लीजिए कन्वोल्यूटेड, थोड़ा सा कठिन आपका सब्जेक्ट है, जिसमें कि जो कंफ्यूजन होती है ना, वो एकदम एक्सट्रीम लेवल पे होती है कि कोई चीज लिखी है उसका क्या मतलब है, वो समझने में थोड़ा टाइम लगता है। बिकॉज होता वो इतना कंफ्यूजिंग होता है, इतना ज्यादा उसमें डिटेल होती है। दैट इज वाई मोहम्मदन लॉ जब आप पढ़ रहे हो, यू नीड टू पे अटेंशन कि व्हाट आप क्या पढ़ रहे हो, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं, और आप कंफ्यूज नहीं हो रहे। तो उसके लिए क्वेश्चन भी थोड़ा एक्स्ट्रा अगर आप प्रैक्टिस करो, तो वो थोड़ा सा मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफेक्ट्स ऑफ कन्वर्जन, कॉन्सिक्वेंसेज जो होती हैं आपका मैरिज के ऊपर, मेंटेनेंस के ऊपर, बाकी चीजों पे, मैट्रिमोनियल रेमेडीज जो होती है इस्लामिक लॉ और इंडियन डाइवोर्स एक्ट के अंदर, वो थोड़ा सा देख लीजिए। इसके अलावा एलमनी और मेंटेनेंस जो होती है मोहम्मदन पर्सनल लॉज के अंदर, सीआरपीसी के अंदर 125 के अंदर, वो थोड़ा सा। उसके बाद मेथड्स क्या होते हैं डिवोर्स वाले, ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और वुमेन जो प्रोटेक्शन ऑफ डिवोर्स एक्ट है 1986, जो अभी रिसेंट में भी आया 2019 वाला, उसको भी थोड़ा सा अपना देख लीजिएगा। फिर आपका वही विल, गिफ्ट्स, इनहेरिटेंस, डिस्टिंक्शन बिटवीन विल एंड गिफ्ट, विल जो डेथबेड पे ड्यूरिंग इलनेस बनाई गई हो, उसका थोड़ा सा जो फीचर्स है वो सब कुछ देख लीजिए। इसके अलावा इनहेरिटेंस अकॉर्डिंग टू शिया एंड सुन्नी स्कूल्स, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी, इंडियन सक्सेशन एक्ट के अंदर 1926 के। फिर आपका जो टाइप्स ऑफ विल है, इसके अंदर आपका प्रिविलेज्ड, अनप्रिविलेज्ड विल, और जो नीड है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, ये बेसिकली आपका जितनी चीजें दी है ना, ये आपके सिलेबस के अंदर है। आप अगर सीवीटी का देखोगे उसके अंदर ये है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा देख के जाना है। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा सैंपल क्वेश्चंस की, तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें कि किस तरीके से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि क्या आएगा, तो इन द पीरियड फॉर अ डिवोर्स मुस्लिम वुमेन हु वाज प्रेग्नेंट एट द टाइम ऑफ डिवोर्स इज। अब यहाँ पे देखिए कंफ्यूजन कहाँ पे आती है ना, वैसे तो हमें पता है कि भाई नॉर्मल वुमेन के लिए क्या होने वाला है, लेकिन जब एक प्रेग्नेंट वुमेन की बात आती है, तो वहां पे जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वो यहाँ पे काम आती है कि बिटवीन द पीरियड ऑफ डिवोर्स एंड डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड, जो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है जो भी अर्लियर है, वो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। अब इसमें लूनर मंथ्स नहीं मैटर करेगा, इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल मैटर नहीं करेगा, इसके अंदर विच एवर इज लेटर अगर इन्होंने लगा दिया तो वो चीज कहीं ना कहीं कंफ्यूज कर सकती है। तो इसलिए कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, तो इनमें से किस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये डिक्लेयर करा था कि सेक्शन 184 ऑफ फाइनेंस एक्ट
जो अमेंड यहाँ पे हुआ था ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स रेशनलाइजेशन मतलब बेसिक ऑर्डिनेंस के थ्रू, वो आपका अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इनऑपरेटिव है। अब इसका भी जो आंसर है, इसके अंदर भी थोड़ा सा यहाँ पे बनने का चांस है कि हाँ भाई क्या था नहीं था, बट इसका सही आंसर आपका मद्रास बार एसोसिएशन। अगर आपने पढ़ रखा है तो आप आराम से इसमें आंसर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा एक सैंपल क्वेश्चन ये है कि इनमें से आप ये बताइए कि जो चार आपके केसेस हैं, जो चार आपके यहाँ पे जो दिए हुए आपके रेशियोज है, उसमें क्या चीज सही है क्या गलत है। जैसे मैंने आपसे कहा मैच द फॉलोइंग वाला होता है ना, तो इसमें यहाँ पे सही आंसर आपका सी रहने वाला है। तो आप इस तरीके से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि क्वेश्चन क्या आने वाला है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन मैं एक देखूं तो यहाँ पे ये आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो गया, चार स्टेटमेंट्स आपको दे दिए गए कि इसमें से भाई करेक्ट क्या है। तो यहाँ पे सीधा सीधा क्वेश्चन दिया हुआ है कि जब कोर्ट मान लीजिए किसी सर्टेन प्रोविजन को डिक्लेयर करता है किसी एक्ट के एज इनवैलिड, तो जो इफेक्ट होगा वैलिडिटी पे वो आपका डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी जाना जाता है। अब ये चीज कहीं ना कहीं फॉल्स है, क्योंकि जो भी आपका एक्ट है जब उसको आपने उसके प्रोविजंस को इनवैलिड डिक्लेयर करा और उसका इफेक्ट अगर वैलिडिटी पे आ रहा है, देन इटसेल्फ बाय डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी वर्क नहीं करेगा, बिकॉज जैसे ही आपने उसको हटाया उसका जो इफेक्ट है वो उसके वैलिडिटी पे रहेगा ही नहीं। जैसा एक्ट था उस प्रोविजन को हटाने के बाद वैसा का वैसा ही रहेगा, तो ये स्टेटमेंट अपने आप हो गया। इसके बाद it is the prospective character of article 13 + 1 which gives rise to doctrine of eclipse। अब ये स्टेटमेंट आपका सही है बिकॉज जो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स है वो आपका 13 + 1 क्या बात करता है, वो आपको बात करता है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज की। अब जैसे ही वहां पे फंडामेंटल राइट्स आए तो उन्होंने उठा के शैडो लगा दिया उसके सामने, और जब तक ये शैडो हट नहीं जाता तब तक वो लॉ जो है इनऑपरेटिव रहेगा। दैट मीन जो आपका एक तरीके से प्रोस्पेक्टिव कैरेक्टर है वो कहना कि डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स को एक राइज देता है। फिर अमेरिकन डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर इज अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये आपका हो नहीं सकता, ये हमें सबसे अच्छे से पता है कि आप अपने फंडामेंटल राइट्स को ये नहीं कह सकते हो कि अब मेरे को ये अप्लाई नहीं करेगा, ये मुझे अभी चाहिए नहीं, दैट इज नॉट पॉसिबल। इसके बाद डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग वाज नॉट अप्लाइड इन आईसी गोलकनाथ, ये भी नहीं हो सकता बिकॉज आईसी गोलकनाथ में पहली बार प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग को यूज किया गया था। दैट इज व्हाई हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे जो आपका सेकंड वाला ऑप्शन है वो आपका कहने के सही है, तो यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा कि सी इज ओनली द करेक्ट आंसर। तो इसी तरीके से जो एक होता है ना एलिमिनेशन का प्रोसेस, आपने चार स्टेटमेंट्स पढ़े, उसमें समझा कि क्या सही है क्या नहीं, उसी में टाइम लगता है और उसी में कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है कि भाई क्या चीज सही है क्या नहीं है, बिकॉज कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं इस पेपर के अंदर। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब पढ़ाई करो तो पढ़ाई थोड़ा सा देख के ध्यान से करो। जो मैंने टॉपिक्स बताए हैं उनको अभी के लिए कर लो, मैं अभी एक और वीडियो लाऊंगा जिसमें कि मैं आगे जो सब्जेक्ट्स बचे हुए हैं उनका भी मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा कि क्या क्या टॉपिक्स थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। और बाकी ये भी मैं कहूंगा कि अगर आप पहले से पढ़ाई कर रहे हो देन ये मेक श्योर करो कि ये जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं ये तो आप जरूर से रिवाइज करो। और साथ ही में ये भी नहीं है कि जो मैंने बता दिया तो वो 100% एकदम वर्ड ऑफ लॉ है कि हाँ इसी में से आएगा, हो सकता है इसके बाहर से आ जाए। तो थोड़ा सा अगर कोशिश हो तो उसके बाहर वाले भी जो मैंने प्रोविजंस नहीं मैंने कवर करे मान लो इसमें, वो भी थोड़ा सा देख लेना। जरूरी नहीं है कि मतलब 100% यही हो, बट जो मेरा बेस्ट गेस है वो मैंने आपको बताने की कोशिश करी है कि क्या आ सकता है क्या नहीं आ सकता है। आई विश यू द वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस एग्जाम। बाय।